मेरे बचपन में तो मेरा शोषण हो गया, लैंगिक शोषण हो गया। कोई पराया थोड़ी ना आया था करने, मेरे अपने ही आए थे। जब मेरे अंदर हिम्मत हुई कि मना करने के लिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा तो बचपन लुट गया ना, मेरे बचपन का डोला लुट गया। मैं बच्चा कहाँ रह गई। जब हम किन्नर समाज के बारे में बात करते हैं, ट्रांसजेंडर, ये सारी कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं, क्या यहाँ पर कोई एक फॉर्मल हायरार्की, फॉर्मल लीडरशिप है? इंडिया में स्ट्रक्चर है कुछ? देखिए, जो किन्नर समाज है, हिजड़ा समाज है, यहाँ पे तो गुरु चेला परंपरा है। हाँ। तो किन्नरों का क्या है हाल, हिजड़ों का क्या है हाल, ट्रांस वुमेन का क्या है हाल? इन्हें तो कठपुतली समाज समझता है, पुरुष प्रधान समाज अपनी हवस बुझाने के लिए एक जरिया समझता है कभी कभी समाज। किससे लड़ूं? अपनों से मैं क्यों लड़ूं? मेरा समाज लड़ने वाला नहीं है। हम सहन कर लेते, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहन किया है, पर हमें ऐसा ना करो हमारे साथ। तो हाथ जोड़ के कहती हूँ, भैया ऐसा ना करो हमारे साथ। हिजड़ा जब नंगा होता है, नग्न हो जाता है और रौश में आके, तो समाज आंखें बंद कर लेता है। औरतें चुन्नी से उसको ढकने जाती हैं। तो मुझे क्यों नंगा करना चाहता है गवर्नमेंट? चाहे महिला का हो, चाहे किन्नर का हो। बलात्कार तो बलात्कार होता है। आप पुरुष हो, आपको किसी मेडिकल बोर्ड के आगे जाके प्रूफ करना पड़ता है कि कोई चेक करता है, किसी औरत को चेक करता है। तो मुझे क्यों चेक करे कोई मेडिकल बोर्ड? आज की मेरी सरकार, जिसके 12 साल जिसका मैं दम भरती थी कि किसी सरकारों ने नहीं किया, पर मोदी सरकार ने किया। किन्नरों के लिए किया, ट्रांसजेंडरों के लिए किया। हम ग्लोबल लीडर्स हैं। इत्तफाकन इस सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, ये नया जो बिल लेके आए हैं, मुझे वापस उसी ही चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां से मैंने शुरुआत करी थी। ये अमेंडमेंट ट्रांसजेंडर बिल उन्होंने लाया है, क्यों हमें क्रिमिनल बना दो? मतलब हमने बिगाड़ा क्या था? और अगर कुछ बात थी तो वो सरकार हमसे बैठती, समाज के साथ बैठती। आपको कुछ कंसर्न्स रहते, कुछ विचारधारा रहते कि कोई दुरुपयोग कर रहा है, क्या कितने सारे लॉज हैं। मैं भी उतनी भारतीय हूँ जितनी मोदी जी हैं, जितने अमित शाह जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, जितनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एक बार तो पूछते, अरे अब मुझे बताओ, मैं किसकी उंगली पकड़ूं? मैं किसके दरवाजे जाऊं? इतना बड़ा बदलाव क्या है जो सिस्टम अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था और अब जब ये नया बिल पास हो रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस क्या है उसमें? आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। आज भी बुद्ध दान पहले किन्नरों को ही ले सकता है। आज की कहानी सिर्फ कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है पहचान की, संघर्ष की और उस आवाज की जिसे समाज ने दबाने की कोशिश तो बहुत की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक आंदोलन है। गोरखपुर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मी जी ने बचपन में बहुत दर्द झेला, जिसके बारे में लोग बोलने से भी डरते हैं। शारीरिक शोषण, समाज का तिरस्कार और अपनी पहचान को स्वीकार कराने की लड़ाई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। आज वो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं, एक ऐसी संस्था जिसने सनातन धर्म में किन्नर समाज को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की कोशिश की। 1999 में दाई वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना से लेकर यूएन तक भारत को रिप्रेजेंट करने का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। टीवी के मंच पर बिग बॉस, 10 का दम और सच का सामना जैसे शो में आकर उन्होंने वो किया जो शायद पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रांसजेंडर पहचान को घर दर तक पहुंचा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक्टिविज्म की कहानी नहीं है, ये कलाकार की कहानी भी है। एक भरतनाट्यम डांसर, एक लेखिका जिन्होंने मी हिजड़ा, मी लक्ष्मी और रेड लिपस्टिक जैसी किताबों के जरिए अपने जीवन को शब्दों में ढाला। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का हमारे पॉडकास्ट में। लक्ष्मी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। डॉक्टर अमित, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत ब्लेस महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस देखे आपको, जब हम ऑनलाइन देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है शेर दहाड़ रहा है, ऐसा फील आता है। बिल्कुल ऐसा ना, मतलब इतना पावरफुल लगता है। और मैं अभी आपको बोल भी रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं सवाल आपसे कैसे पूछ पाऊंगा आज, लेकिन आई एम सो लिटिल नर्वस बट आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी इतनी आसान नहीं रही। आपकी शुरुआत, आई एम श्योर आपने बहुत जगह बताई है वो कहानी। जब आपने अपनी कहानी को शुरू किया और आज आप जहाँ पर हैं,
क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी, इतने साल बीत जाने के बाद भी, आप जब किसी नए पर्सन को देखते हैं तो उसका भी उतना ही स्ट्रगल रहता है सोसाइटी का एक्सेप्टेंस को लेकर? अमित जी, जहाँ पे जो प्रश्न आपने पूछा है कि जहाँ से मैंने शुरुआत करी और आज मुझे कैसे लग रहा है और दूसरों को देख के मुझे उनकी स्ट्रगल कैसे लग रही है, तो इत्तफाकन आज ये बात हो गई है कि मैंने जहाँ से शुरू करी थी, आज की मेरी सरकार, जिसके 12 साल जिसका मैं दम भरती थी कि किसी सरकारों ने नहीं किया, पर मोदी सरकार ने किया। किन्नरों के लिए किया, ट्रांसजेंडरों के लिए किया। हम ग्लोबल लीडर्स हैं। इत्तफाकन इस सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, ये नया जो बिल लेके आए हैं, मुझे वापस उसी ही चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। हाँ, सेटल हुई मैं लाइफ में, ऑफ कोर्स मेहनत करी हूँ तो सेटल होंगी मैं अब लाइफ में, पर आज मानसिक रूप से मुझे विकलांग कर दिया गया है और मेरे समाज को विकलांग कर दिया है। जब मेरी मनस्थिति ऐसी है तो जस्ट इमेजिन, एक बार आप विचार करें अपने दिमागों में, ये समाज विचार करे कि मेरा समाज अब अपने आप को कितना विकलांग महसूस करता होगा कि किस तरीके से उसे क्रिमिनल बनाया जा रहा है, किस तरीके से उसके मूलभूत संविधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितनी अपने आप को क्या पावरफुल समझ रही हूं कि मैं कितनी लाचार समझ रही हूं। ये तो प्रश्न चिन्हों से मैं हर करवट पे जूझ रही हूं। रातों की नींद खत्म हो गई है। ब्रिटिशर्स ने जो वो 1800 कौन से सन में लेके आए थे ट्राइबल्स एक्ट, उसी के पद चिन्हों पे जाके ये अमेंडमेंट ट्रांसजेंडर बिल उन्होंने लाया है। क्यों हमें क्रिमिनल बना रहे हो? मतलब हमने बिगाड़ा क्या था? और अगर कुछ बात थी तो वो सरकार हमसे बैठती, समाज के साथ बैठती, आपको कुछ कंसर्न्स रहते, कुछ विचारधारा रहते कि कोई दुरुपयोग कर रहा है क्या। कितने सारे लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता भी नया आया हुआ है और कितने भी हैं कानूनी लूप होल्स या दाव पेच जो लोग मिसयूज़ करते हैं, मर्द औरत सभी मिसयूज़। तो अगर हमारा कानून कोई मिसयूज़ कर रहा था तो सरकार हमारे साथ बैठती, हम सुझाव देते, उनकी सुझाव हम लेते, बीच का रास्ता तो निकालते। मैं भी उतनी भारतीय हूँ जितनी मोदी जी हैं, जितने अमित शाह जी हैं, जितने डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, जितनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एक बार तो पूछते, अरे अब मुझे बताओ मैं किसकी उंगली पकड़ूं, मैं किसके दरवाजे जाऊं? मैं तो लाचार हो गई ना मैं जी। अब इतना बड़ा बदलाव क्या आया जो पहले, जो सिस्टम अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था और अब जब ये नया बिल पास हो रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस क्या है उसमें? सबसे पहला डिफरेंस है, देखिए आप पुरुष हो, हाँ जी, आपको किसी मेडिकल बोर्ड के आगे जाके प्रूफ करना पड़ता है कि कोई चेक करता है? नहीं। किसी औरत को चेक करता है? नहीं। तो मुझे क्यों चेक करे कोई मेडिकल बोर्ड? और वो मेडिकल बोर्ड वो डॉक्टर्स करेंगे जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं। आप मुझे आज तक बता दीजिए, आज़ाद भारत में मेडिकल फ्रेटर्निटी मुझे बता दे, ICCMR और जितनी भी बोर्ड्स हैं भारत के जो मेडिकल एजुकेशन के बारे में, मुझे 4 पैराग्राफ्स ट्रांसजेंडर्स का कभी उन्होंने पढ़ाया है? ग्रेजुएट्स MBBS स्टूडेंट्स को, पोस्ट MDO को, पोस्ट ग्रेजुएट को, मुझे बता दीजिए। हिजड़ा जब होता है, नग्न हो जाता है और रौश में आके, तो समाज आंखें बंद कर लेता है, औरतें चुन्नी से उसको ढकने जाती हैं। तो मुझे क्या चाहता है गवर्नमेंट? सबसे बड़ी बात तो यही है। बाद में DM मुझे सर्टिफिकेट देगा कि मैं असली हूं कि नहीं हूं। ये असली नकली का क्या है? बाद में मेरा बलात्कार अगर होगा तो बलात्कारी को सिर्फ 2 साल की सजा। कितने साल की? 2 साल की। हाँ, इस देश में थप्पड़ मारने की भी सजा 2 साल की है। और एक ब्यूरोक्रेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, वो कहती है आपकी एनाटॉमी अलग है ना। अरे बलात्कार चाहे पुरुष का हो, चाहे महिला का हो, चाहे किन्नर का हो, बलात्कार तो बलात्कार होता है। अगर
आप किन्नर हो, हिजड़ा हो, ट्रांसजेंडर हो, मुझे आपसे दुश्मनी है, मैं अपना सेक्स चेंज करा के आपका नाम लूं तो आपको 10 से 15 साल की सज़ा है, जिसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है। 2 लाख 5 लाख ऐसी सजाओं का वो फाइन होता है ना, वो लिखा हुआ है। अब कोई ऑपरेशन करके मेरे घर में आए और उसका दिमाग खराब हो जाए, वो बोले कि लक्ष्मी जी ने मेरा करवाया है। ल्योरमेंट एक शब्द यूज किया है इसमें। हाउ यू विल डिफाइंड इट कि मैंने ल्योर कैसे किया सामने वाले को, लालच कैसे, ल्योरमेंट मतलब लालच, मतलब प्रोत्साहन, गलत प्रोत्साहन करना। ये शब्द का पूरा डेफिनेशन आप डिफाइन कैसे करोगे? अब किन्नरों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी का अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं। 1-1 रुपया बचा के एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देता है। उस दौलत के पीछे, मांगने के पीछे, गलियों के पीछे कोई भी दुश्मनी कर सकता है ना जी। तो आपने तो खरा खरा हमें क्रिमिनल्स बना दिया। बच्चों पे कानून है। अब जो समाज मेरे दरवाजे पे लाके बच्चे छोड़ जाता है, 2 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का बच्चा छोड़ जाता है, रातों को सीढ़ियों पे हमारे छोड़ जाता है, और उसके बारे में हम उस बच्चे को भी, अगर वो बच्चा जो भी डिसाइड करे आगे जाके, अगर तो हमारे साथ रह रहा है, वो भी एम्बिग्विटी में डाल दिया गया है। तो भैया ये समाज से पूछती हूँ, आप बच्चे क्यों छोड़ के जा रहे हो? अपने घर में पालो ना, हमें क्रिमिनल्स नहीं बनाओ। एक जानवर घर में पालते तो उससे मोहब्बत हो जाती है जी, कि हाय मेरा बच्चा, ये तो इंसान का बच्चा है जो मेरे गोद में खेलता है। और इंटरसेक्स बच्चे, अगर गवर्नमेंट को इंटरसेक्स बच्चों के बारे में करना रहता, उनके हेल्थ के बारे में करते, ये 3 साल के बच्चे का 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो जाता है इंटरसेक्स बच्चों का। उनके बिकॉज क्रोमोसोम्स में इतनी डिफरेंसेस हैं, इतना हेल्थ इश्यूज है, किसी के मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। अरे सरकार हमें बुलाती, हमसे बात करती तो हम ये सारी बातें बताते ना। आप ये चीज़ पे आप कीजिए, ये सब तो कुछ नहीं करा। 4 चीज़ें लिख दी है और वो ट्राइबल्स एक्ट को गॉडफादर बना के ये अमेंडमेंट ट्रांसजेंडर बिल लेके आए हैं। मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी तो ठीक थे हम आज़ाद भारत में क्रिमिनल्स हो गए। मेरे ही देश में मुझे पराया कर दिया है आपने। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन जो इस परंपराओं में नहीं आना चाहता, उनको आपने डिलीट मार दिया है, उनका वजूद ही ख़त्म कर दिया है। तो जो बच्चे ऑफिसों में आज काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांस मैन हो, फीमेल टू मेल, या ट्रांस वुमेन हो, मेल टू फीमेल, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चों का क्या होगा? उनको काम से निकाला जा रहा है, उनको मेंटल टेंशन। वो सड़क पे खड़े होके तो भीख नहीं मांगेंगे। ट्रांस मैन तो भीख भी नहीं मांग सकते, ट्रांस मैन सेक्स वर्क भी नहीं कर सकते, ट्रांस वुमेन तो सेक्स वर्क भी कर लेंगी। मतलब तुम ऑफिस के कलम कागज़ और लैपटॉप छोड़वा के सरकार क्या सेक्स वर्क में ढकेलना चाहती है ट्रांस वुमेन समाज को? वो कहीं काम करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपने उनका वजूद ही डिलीट कर दिया। अमित, ये सारी बातें डॉक्टर मुझे इतनी प्रश्न चिन्हों में मैं घिरी हुई, मतलब ये चक्रव्यूह है प्रश्नों का, और इसके उत्तर देते देते हम तो थक जाते हैं। तो ये लड़ाई कितनी लंबी है? मैं तो अभी भी कहती हूँ कि सरकार हमारे समाज को बुलाए, हमें बुलाए। हम पराये थोड़ी ना हैं, हम दुश्मन थोड़ी ना हैं, हम टेररिस्ट थोड़ी ना हैं, हम आतंकवादी और बुरे समाज को बुरा करने वाली समाज थोड़ी ना है। हम दुआ देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, तुम्हारे मंगल में मंगल गाने वाले हैं, राम जी की दुहाई देते कि हम राम के किन्नर हैं। आज हनुमान जयंती है ना, हम तो राम के किन्नर अपने आप को। कोई भी जाति धर्म के बच्चे हमारे इस किन्नर हिजड़ा समाज में आए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी हो, हम सब कहते हैं कि हम राम के किन्नर है भैया, हम राम के किन्नर है। तो उसी का सहारा है। जिस समाज को प्रभु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, उस समाज को राम का नाम लेने वाली गवर्नमेंट
इस मझधार में लाके खड़ा कर दे तो मैं किसके पास जाऊं भैया। आपको ये लगता है कि जब इस तरह के बिल्स आते हैं, अमेंडमेंट्स होती है, कुछ चेंज आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो डेफिनेटली है, जब आपकी बात समझ रहे हैं तो, कि जब वो बिल पास हो रहा है या बिल बनाया जा रहा है तो किन्नर समाज से कोई वहाँ पर है नहीं, पहले तो ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, किन्नर क्या, ट्रांसजेंडर समाज, चाहे वो किन्नर, हिजड़ा, अरवानी, जोगती या इंटरसेक्स या ट्रांसमैन, कोई भी नहीं है। और अगर है छुपा हुआ तो सरकार के पास इतना दम होना चाहिए कि इन्होंने हमें बताया, बताओ समाज को। हम भी तो सामने वाले से पूछे भैया क्या बताया आपने। करेक्ट। तो हम सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, हम अपने समाज के व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करेंगे कि भैया तुम बताओ तुमने ये क्या किया है। Am I right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन आपको लगता है कि कई बार जब ये पर्सपेक्टिव बनते हैं, क्या ये जैसे आपने कहा कि हर लॉ का मिसयूज भी होता है, जो भी कुछ लॉ बनता है तो ये सर्टेन नंबर, कुछ 2, 4, 10 कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने परसेप्शन को खराब किया हुआ होता है कि लोग आज के टाइम में किन्नर समाज को या ट्रांसजेंडर को इन आइडेंटिटीज को सामने लाकर मिसयूज करते हैं, झूठ के रूप में। ये मिसयूज करते हैं ना आप डॉक्टर अमित, तो जब मिसयूज करते हैं, क्या कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वाले कास्ट सर्टिफिकेट दूसरे लोग बना के मिसयूज नहीं कर रहे रिजर्वेशन? हाँ, करते हैं बिल्कुल। इस भारत में रिजर्वेशन की राजनीति तो कितनी बड़ी है, तो लोग मिसयूज नहीं कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घर को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और जिनको मिलना चाहिए समाज को नहीं मिलता। गलत बोल रही तो आप बता दो। बिल्कुल सही। हमारी आंखों देखी ये बातें हैं कि वो भी मिसयूज होता है। भैया मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए आप कानून बनाते, लगाम लगाते। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कहते कि मिसयूज हो रहा है तो हम सरकार को बोलते एक काउंसिल बनाइए, कमिटी बनाइए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिसमें ट्रांसजेंडर, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन रहे, जो असली है सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। डीएम के साथ एक काउंसिल बना देते, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत अच्छे से नेटवर्क वाली कम्युनिटी है। करेक्ट। जब ट्रांस व्यक्ति जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब मैं बोलती हूँ हमारे से ज्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति है कौन? मर्द औरत का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाएगा इस चोले के पीछे। इस चोले के पीछे हमने माँ बाप का घर छोड़ा, समाज की हिकारत भरी नजरों को देखा, तो भी चाहे कोई भी किन्नर आप देखिए, कोई भी ट्रांस वुमेन आप देखिए, चाहे वो सिग्नल पे खड़ा हो, चाहे वो सेक्स वर्क करता हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बधाई का काम करता हो, कोई अपने आप को रेखा, मधुबाला, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या से कम नहीं समझता। तो आप कौन सा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड करना चाहते हो कि नग्न करना चाहते हो मुझे मेडिकल बोर्ड के सामने? सोचने वाली बात है। ऑनलाइन ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी ट्रेंड चल रही हैं, बिल के बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी बातचीत हो रही है। रेडिट वगैरह पर भी ये बहुत ज़्यादा है कि आज के वक्त में जब हम अलग से बिल पास हो रहे हैं तो इक्वालिटी तो मिल ही नहीं रही है। फिर मतलब स्पेशल आप कंसिडरेशन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जब स्पेशल कंसिडरेशन की बात आती है तो वो इक्वालिटी से क्या और दूर लगता है फिर अपने आप को। बेसिकली ये जो बिल हुआ है ये हमारे मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन है। लाइफ विद डिग्निटी। जब आप मेरे डिग्निटी ही ले रहे हो, जब मानसिक बलात्कार कर रहा है सरकार, तो मेरी डिग्निटी कहाँ रह गई? लाइफ, फ्रीडम, स्पीच, ये वो सब गया कहाँ? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मैं ब्रिटिश राज में नहीं रह रही हूँ। हम सरकार चुनते हैं, मैं पब्लिक हूँ, मैं वोट देती हूँ, मेरा समाज वोट देता है। और दुख की बात है जिसके बारे में 12 साल तक हम दम भरते थके नहीं, उन्होंने ही मेरे छाती में खंजर भोंक दिया। सब चीज़ ले लिया है ये बिल ने। एंड हम लोग सब दुखी हैं। 6 तारीख को पूरे भारतवर्ष से किन्नर समाज, हिजड़ा किन्नर समाज के लोग जंतर मंतर पे आएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। हम सब रहेंगे वहाँ पे। बट आपको लगता है कि
ऑब्वियसली जब बिल पास होते हैं तो बहुत सारी चीजें आती अब हैं, तो पास हो गया ना। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स तो पॉसिबल होंगी। अब मुझे समझ में नहीं आता अमेंडमेंट्स कैसे होंगी। लोकसभा राज्यसभा 2 दिन में 4-4 घंटे लगा के, इतनी क्या जल्दी थी बजट सेशन में, जब पूरे दुनिया में कहीं वॉर चल रहा है, कहीं एलपीजी की शॉर्टेज है, कहीं फ्यूल की शॉर्टेज है। प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आके बोलना पड़ रहा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ नहीं है। इस मोड़ पे आपको ट्रांसजेंडर्स ने ऐसा क्या कर दिया? क्या हम ईरान, इराक, किसके साथ हम चले गए? हम किसकी, यूएस की बुराई कर रहे थे कि क्या कर रहे थे कि हमें ये सज़ा मिली है? भैया ये तो बताए कोई। जहाँ पे आज के देश का युवा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत कोई नहीं कर रहा है, आज की इश्यूज हमारी बातें कोई नहीं कर रहा, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हमारी भी ये इश्यूज है, पर हमने इसके ऊपर प्रदर्शन तो नहीं किया। न सरकार को इतना नाराज़ होना हमारे साथ, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी दुनिया में मगन थे, दुख में सुख में आधी रोटी में हम खुश थे। बताओ आज तक किन्नर समाज ने कब जाके हाय तौबा मचाया है किधर? कि सरकार के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ? कभी नहीं। क्या आप ब्रिटिशर्स के जैसा आप हमें कंट्रोल में रखना चाहते हैं? ब्रिटिशर्स की तरह, विक्टोरियन ईरा के थॉट प्रोसेस की तरह आप हम पे ऐसे लगाम लगाना चाहते हैं? सबको आज़ादी मिली इस देश में, हमें 2014 में हक मिला नालसा जजमेंट से कि हम भारतीय हैं। हम आखिरी भारतीय हैं जिन्हें भारतीय होने का अवसर 2014 में मिला है, और 2026 में आपने ये अमेंडमेंट ला दिया। ऐसे कौन सा गुनाह हम कर रहे हैं भैया? कितने ऐसे केसेस हैं कि टेररिज्म में किन्नरों का नाम आया हो। जब हम किन्नर समाज के बारे में बात करते हैं या ट्रांसजेंडर, ये सारी कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या यहाँ पर कोई एक फॉर्मल हायरार्की, फॉर्मल लीडरशिप है इंडिया में? स्ट्रक्चर है कुछ? देखिए, जो किन्नर समाज है, हिजड़ा समाज है, यहाँ पे तो गुरु चेला परंपरा है। हाँ, जितना साधुओं में भी नहीं होगा, जितना कोई समाज में, अभी तो गुरु परंपरा बचा ही नहीं। करेक्ट। सिर्फ साधुओं में है और किन्नरों में है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे 1-1 रुपया बचा के जो चेला अपने गुरु की सेवा करेगा, हमारा पंच उसको लाके उस गद्दी पे बिठाएगा। इंडियन स्ट्रक्चर क्या है आज के दौर में? वही इंडियन स्ट्रक्चर है ना। Okay. गुरु चेला परंपरा है। तो ऐसा कुछ है कि आज इंडिया में सबसे ऊपर ये हैं, कोई नाम, कोई आइडेंटिटी? सब अपने अपने शहरों में अपने अपने घरों के सभी मालिक हैं। ओके। सभी मालिक हैं, मुख्तियार हैं, सभी अपने अपने जगहों पे अपने अपने पोजीशंस हैं सबके, है ना। बड़े बड़े हमारी गुरुओं की बहुत बड़ी परंपरा है, हजारों साल पुरानी परंपरा है, और वो परंपरा टूटी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये सवाल मेरा क्यों आया मैं पूछता हूँ, इसलिए बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आज के दौर में आप ऑब्वियसली आप हर पिछले कुछ दिनों हम बात भी कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से आप इतना इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, अभी आप रेखा जी से भी मिले। मतलब आई थिंक इतने लोगों से मिलना, इतनी बड़ी लड़ाई, जब एक अकेले अगर आप लड़ोगे तो शायद जीतने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आई एम श्योर सभी लोग साथ में एक साथ मिलकर काम करें, जैसे आपने बताया जंतर मंतर पर वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन क्या आप अपने आप को ऐसा नहीं देखते हो, आने वाले वक्त में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि कोई तो हमारे पास ऐसा किन्नर समाज से, हिजड़ा समाज से, ट्रांसजेंडर समाज से कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो एमपीज में हो? एक बात बताइए, आप एंग्लो इंडियन थे, दूसरे समाज के लोगों को लोकसभा राज्यसभा में सरकार भेजती है, तो क्या आप 2 सीट, जया बच्चन ने बहुत अच्छा बोला, आप लोकसभा में रिजर्वेशन देते, हाँ, राज्यसभा में रिजर्वेशन देते। करेक्ट। आप अपने विचारधारा वाले लोग को लाके रखते, हम उनसे बात करते, हमें मत लाते। किसी को तो लाते, जरूरी वो नहीं करना है, हमें और शोषित करना है बिना हमारी आवाज़ सुने। इतने सारे फंड्स, वो हमारे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने बताया इतने सारे फंड्स, कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 9% ही खर्च कर पाया गवर्नमेंट, और सब फंड का क्या हुआ? वापस गया तो वापस किन्नर समाज के लिए वो फंड क्यों नहीं दिया गया?
ट्रांसजेंडर समाज के लिए वो पैसा क्यों नहीं खर्चा हुआ? आज मैं उस समाज की हूँ तो पूछने का हक नहीं है मुझे। बिल्कुल सही। किसी की बपौती तो नहीं मांग रही हूँ ना मैं। टैक्स पेयर का पैसा है, मैं भी टैक्स देती हूँ, टैक्स पेयर का पैसा है, वो सरकार हमारे हितों के लिए खर्च करती। तो आप मुझे बताइए कि उसे 6% खर्च हुआ, 7% खर्च हुआ, 10%, 9% खर्च हुआ, एटलीस्ट 60% भी खर्च करते तो हमें सब्र रहता। हाँ, जब हम एक समाज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा समाज है ये, जैसे आपने कहा कि आप एक लाइफ है, आप मस्त है, जीवन चल रहा था, अचानक से ये सारी चीजें आने लगी हैं। क्या आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं? मैं एज ए इंडिविजुअल आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप नहीं सोच रहे हो कि यार आने वाले वक्त में आपको या किसी आप में से किसी को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? मैं तो चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए और जो जो व्यक्ति हमारे खिलाफ रहते हैं, जो पार्टियां हमारे खिलाफ रहती हैं, उन सभी के खिलाफ हम अपने लोग खड़े करें। अब ये वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन देखें लोकसभा के डिबेट में, राज्यसभा के डिबेट में, ऑपोजिशन बहुत पढ़ाई करके हमारे बारे में बोला है, तो हम उनको सलाम करते भैया। हमारे बारे में तो सोचा आपने? सारी पार्टी ऑपोजिशन की और जो सरकार में बैठी थी सारी पार्टियों ने हमारे खिलाफ बोला। दुख होता है। करेक्ट। और मैं कितनों को अच्छे से जानती भी हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा और मैंने भी उनको उनके कैरियर शुरुआत होने से देखा है। तो दुख होता है ना ऐसे लोगों का जो हमारे खिलाफ बोल रहे। हाँ, बोलना पड़ेगा क्योंकि विप आया है, सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते, आप उसी सरकार के साथ बैठे हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, ब्ला ब्ला, आप सब है, आपको फ़ायदा है। तो भैया अच्छी बात है, तो हम भी पार्टी बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है बहुत। हम भी लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई आसान हो जाएगी मुझे लगता है फिर कंपैरेटिवली, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव आप हर एक क्या 10 होना चाहिए। करेक्ट। जो मर्द और औरत 75 सालों में नहीं कर पाए, क्या पता किन्नर कर पाएगा। और हकीकत में हमारे पास परिवार नहीं होते हैं, हकीकत में हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हम अपने नाम के लिए करेंगे। मेरा समाज ऐसा है, आज 100 रुपया कमाता है तो 50 रुपया समाज में लगाता है। किन्नर समाज बहन बेटियों की शादी करता है, गरीबों की मदद करता है। अगर 1 रोटी अपने लिए बनाता है तो 4 रोटी गरीबों के लिए बनाता है किन्नर समाज। आपने कोविड में देखा होगा कि कैसे किन्नर हिजड़ा समाज अपने घरों का राशन बांट दिए, उनको पता नहीं चला, बाद में वो खुद ही भूखे हो गए। हम ये सुनते आए शिखंडी जी का महाभारत में सुना हमने, और जैसे कहा आपने राम जी की ब्लेसिंग्स थी समाज पे, तो आज की रियलिटी में कितना फर्क आ चुका है ये? किन्नर का आशीर्वाद ये प्राचीन परंपरा है कि सबके आशीर्वाद विफल हो जाएंगे। किन्नर का आशीर्वाद, हिजड़े का आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। आज भी बुद्ध दान पहले किन्नरों को ही ले सकता है। जिसका बुद्ध खराब हो वो किन्नर को बुद्ध दान करे तो उसका बुद्ध अच्छा हो जाए। बिजनेस के लिए बुद्ध की जरूरत है, अच्छे कामों के लिए, सक्सेस होने के लिए बुद्ध का आशीर्वाद जरूरी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी है भैया। बहुत लोगों ने कोशिश की सनम मुझे मिटाने की और मेरे समाज को, हम मिटे नहीं। मेरा वजूद था, है और रहेगा, चाहे वो मोस्ट एजुकेटेड हो जाए या गांव के एकदम सीधे भोले भाले मेरे भारतीय। उनको भी विश्वास है कि किन्नर आया तो शुभ मंगलामुखी है भैया, मंगल हुआ है तो किन्नर आए हैं। तो मैं कहाँ से मानूं कि समाज बदल गया है? समाज तो किन्नर वही समाज दे रहा है ना किन्नरों को, उसी का दिया हुआ रोटी हमारा समाज खाता है। तो समाज तो भोला है। अब ये पॉलिटिशियन अपनी क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कौन सा पराठा बना रहे हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। अगर आज के टाइम में कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करता है मेल एज अ फीमेल नहीं कर पाता है, लेकिन और वो अपनी फैमिली के पास जाता है और एक्सप्रेस करता है, वहाँ पर मतलब आज आपका एक औहदा है, आपको लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट है, प्यार है, लोग आपके पैर छूने को ही मतलब जैसे मैं खुद महसूस करता हूँ। अब मैं इतना पास बैठा हूँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपके पास। वो ब्लेसिंग मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग वो इतनी मिल ही रही है आपसे। लेकिन एक जो बच्चा जो अपने जीवन की शुरुआत ही कर रहा है, पहले तो वो घबराया हुआ है,
बहुत सारी रियलिटी से, किसी से शेयर नहीं, कंफ्यूज्ड है, confused है। घबराया हुआ है, डर है कि मेरे माँ बाप मुझे घर से ना निकाल दे। हाँ। और अगर वो बहुत ही फेमिनाइन है तो उसको तो वैसे ही पीट पीट के रद्द कर देता है बाप भाई कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी। इस बच्चों को मार मार के घर से निकाल देते हो आप। एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ता है। कितना शोषण। अरे सड़क पे रहने वाले बच्चों का शोषण होता है तो किन्नर का तो कितना शोषण होता होगा। उसका चरम सीमा तो आप भूल जाओ। बाद में कहीं ना कहीं जाके कोई गुरु उसको आसरा देता है। अब तो कोई गुरु आसरा देने के लिए भी डरेगा हाँ। बच्चों को। कल कोई नाम ले ले तो हम तो 10 साल 15 साल जेल में चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मुझ पे इल्जाम देने वाले अपने घरों के बच्चे घर से बाहर फेंकना बंद करो। मुझे ये इल्ज़ाम देते हो कि सिग्नलों पे देते हैं, हिजड़े तंग करते हैं। अरे क्यों तंग ना करें? कहाँ से आए हैं हम? 7वें आसमान से, मंगल ग्रह से आए हैं। मैं भी उसी माँ के कोख से पैदा हुई हूँ जहाँ से आप पैदा हुए हैं। मैं भी अपने माँ के 36 नस से दूध पी हूँ। मैं भी उसी आंगन में खेली हूँ। हाँ, मैं फेमिनाइन थी मेरे बचपन में तो मेरा शोषण हो गया, लैंगिक शोषण हो गया। कोई पराया थोड़ी ना आया था करने, मेरे अपने ही आए थे। जब मेरे अंदर हिम्मत हुई कि मना करने के लिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा तो बचपन लुट गया ना, मेरे बचपन का डोला लुट गया। मैं बच्चा कहाँ रह गई? जिसका शोषण होता है वो बच्चा नहीं रहता। ये समाज को मालूम होना चाहिए। सब कुछ लूट लिया। उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने मना किया मेरे शोषण करने वाले को, उसके बाद मेरे अंदर मजबूती आई तो मैं लड़ी। चलो शुक्र था मेरे माँ बाप अच्छे थे तो उन्होंने मुझे घर में रखा। 2 वक्त की रोटी का मुझे टेंशन नहीं था। पर सब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के माँ बाप नहीं थे ना। चंद्रदेव त्रिपाठी या विद्यावती त्रिपाठी जैसे माता पिता सबके नहीं होते हैं। आज भी बच्चों को घर से फेंक दिया जाता है। कोई स्टेशन पे रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है। वो कैसे कैसे करके हमारा समाज, किन्नर समाज, हिजड़ा समाज उसको आश्रय देता है वैसे बच्चों को। अब वो एक ऑफिसर कहते हैं हम चाहते हैं कि माँ बाप के पास रहे सब लोग। अरे माँ बाप मर्डर कर देंगे तो उस बच्चे का क्या, वो आप सरकार सिक्योरिटी लेगी? औरत सिक्योर नहीं है। 3 साल की बच्ची क्या 3 महीने की बच्ची सिक्योर नहीं है इस देश में। बलात्कारी तो उन बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे। तो किन्नरों का क्या है हाल? हिजड़ों का क्या है हाल? ट्रांस वुमेन का क्या है हाल? इन्हें तो कठपुतली समाज समझता है, पुरुष प्रधान समाज। अपनी हवस बुझाने के लिए एक जरिया समझता है कभी कभी समाज। बड़ी दुख की बात है। और ये मैं समाज को समाज का आईना दिखा रही हूँ। आपने कैपिटल पनिशमेंट अभी तक नहीं लाए। फांसी की सजा देते बलात्कारियों को इस देश में देते। अगर सरकार को ये सब करना चाहिए था ना। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि आपने जो बताया कि एक आम इंसान अगर रेप करता है, बलात्कार करता है तो अलग है, और किन्नर के साथ होता है तो बहुत नहीं। 2 साल, कितना साल? 2 साल, माय गॉड। ये तो अगर मेरा बलात्कार कोई करे तो बलात्कारी सिर्फ 2 साल। मतलब कौन से पैमाने में आप हो, ये सरकार को पूछना चाहती हूँ। अभी मैं एक एक नाम लेना शुरू करूं, कैसे लोगों के परिवार खत्म कर दिए इन्हीं सरकार के एमएलए, ये वो बलात्कारी। मैं बोल सकती हूँ पर मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि 12 साल मैंने कहा कि ये सरकार ने अच्छा काम किया है। और आज भी मुझे आशा है कि ये सरकार मुझे बुलाएगी, ये सरकार हमारे समाज के साथ बैठेगी, 2 बातें करेगी, अपनी बोलेगी, मेरी सुनेगी। किससे लड़ूं? अपनों से मैं क्यों लड़ूं? मेरा समाज लड़ने वाला नहीं है। हम सहन कर लेते, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहन किया है, पर हमें ऐसा ना करो हमारे साथ। तो हाथ जोड़ के कहती हूँ भैया ऐसा ना करो हमारे साथ। मैंने ना कई जगह देखा, कई वीडियोस में भी, कई जगह पढ़ा भी, किन्नर समाज को, किन्नरों को कई बार उपदेवता भी माना जाता है। हाँ, ऐसा, मतलब इसके बारे में मुझे जानना है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, संत, महात्मा, साधु, तो किन्नर उपदेवता हैं। वो शिव के गण हैं। जब राम जी पैदा हुए तब किन्नर धरती पे आए, जब कृष्ण जी पैदा हुए तब किन्नर आए, बधाइयाँ ली, बाजे बधाइयाँ अयोध्या में। सबसे पहली बधाई तो हमने ही ली। प्रभु गए 14 साल वन में,
अयोध्या की पूरी नगरी खाली हो गई और किन्नर भी गए। नर नारी चले जाओ, पशु पक्षी चले जाओ, किन्नरों को तो बोला नहीं प्रभु ने। उसी तमसा तट पे हम इंतजार किए कि मेरे प्रभु आएंगे। 14 साल तक तपस्या करे और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रभु जब आ रहे थे। तो दिवाली मनाने से पहले पहले किन्नरों ने दिवाली मनाई, बाद में दुनिया ने दिवाली मनाई, क्योंकि पहले प्रभु हमसे मिले, मेरे समाज से मिले। उन्होंने आशीर्वाद इतना बड़ा हमें दिया कि कलयुग में राज आएगा, जिसको आशीर्वाद आशीष दोगे उसको आशीष रहेगा, कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा श्राप दोगे तो श्राप रहेगा। देखिए इतना सब कुछ हो गया, पर किन्नरों ने श्राप नहीं दिया गवर्नमेंट को। नहीं भैया, ये भी हमारे, इनके बच्चे फले फूले, इनके नहाते रोए ना टूटे। किन्नर यही देता, आशीर्वाद देते हुए अच्छा लगता है। किन्नर हिजड़ा समाज हाय हाय करते हुए अच्छा नहीं लगता। आपने कभी किन्नरों को पब्लिक में रोते हुए बिलखते हुए नहीं देखा, छाती पीटते हुए नहीं देखा होगा। नहीं। तो मैं चाहती हूँ भैया हमें मजबूर ना करें। मेरी आत्मा को इतना मतलब छन्नी छन्नी ना करें इस ट्रांस कम्युनिटी को। हम तुम्हारे ही समाज के बच्चे, भले दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, जिस परंपरा का धम सरकार कहता है हम विश्व गुरु हैं, मैं मानती हूँ हम विश्व गुरु हैं, मानती है कि पूरा विश्व मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, कहते हैं ना हम, तो उस कुटुंब में मैं भी हूँ भैया। बिना मेरे कुटुंब पूरा नहीं होगा। 12.5 पंथ है, एक पंथ मेरा भी है। किन्नर को लेकर बाहर बहुत सारे ना मिथ भी हैं, आप आते होंगे, समझते होंगे। ऐसे कौन से मिथ हैं, अंधविश्वास जो लोग लेकर बैठे हुए हैं? सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि हम बच्चे चुराते हैं। भैया मेरे पास बच्चे चुराने का टाइम नहीं है। मैं अपनी जिंदगी जी लूं उस आत्मसम्मान के साथ, यही सबसे बड़ी बात है। हम किसी के बच्चे क्यों चुराए? हमें बच्चे चुराते नहीं है, मेरे दरवाजे पे छोड़ जाते तो मैं क्या करूं? आपके समाज के बच्चों को हम पालते हैं। एक बड़ा मिथ्य है कि किन्नर मरता है तो उसको चला के लेके जाते, चप्पल मारते हैं। हाँ ये है। अरे क्यों मारेंगे? जो गुरु अपना सर्वस्व, पूरी जिंदगी की कमाई अपने चेले को देके जा रहा है। माँ बाप ने कभी प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा नहीं दिया होगा, 1 रुपया नहीं दिया होगा, पर गुरु जेवर वेवर जो बना के घर दार सब अपने चेलों को, वो चेला चप्पल से मारेगा कि उसकी छाती फट जाएगी कि पैदा करने वाले ने तो मुझे छोड़ दिया था, इस व्यक्ति ने मुझे सब कुछ दिया। गलत बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल सही। ये सब मिथ्या है। जो गुरु मरता है उस गुरु की नाम की चूड़ियां तोड़ते हैं, रंगीन कपड़े छोड़ देते हैं, सफेद पहनते हैं। कई बार ना लोग ये बोलते हैं कि आज के वक्त में रास्ते में जो किन्नर आपको मिलते हैं, जो पैसे मांगते हैं, बहुत बार वो रियल नहीं होते। ये भी एक प्योर मिथ है या इसमें कुछ? भैया सभी थोड़ी ना बधाई करेंगे। मैं कहती हूँ सरकार को जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। स्किल बिल्डिंग में आपने बनाया, चलो स्किल बिल्डिंग बनाया, कम्युनिटी को पूछा क्या क्या स्किल्स चाहिए, आपने अपने तरीके से लिख दिया। कोई ऑफिसर बैठ के इसी रूम में ये डिसाइड किया किन्नर को ट्रांस के लिए अलग स्किल बिल्डिंग। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमने कम से कम हज़ारों लोगों को काम पे लगाया है, चाहे माइनिंग इंडस्ट्री, फ्लिपकार्ट, टाटा स्टील्स, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं जहाँ पे लोगों ने, अब सबकी जॉब्स खतरे में है। जब तक आप कमाने का रास्ता नहीं बताओगे तो लोग भीख ही मांगे। मर्द औरत भी तो भीख मांगते हैं। बिल्कुल सही है। सिग्नलों पे मर्द औरत भी तो चोरी करते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो सिर्फ किन्नर समाज पे इतनी उंगलियां क्यों? किन्नरों पे इतनी सारी उंगलियां क्यों उठाया जाता है? हाँ, किन्नर ताली पीटते होंगे, किन्नर नंगे होते होंगे, भाई गलत है। प्यार से मांगो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। पर आज जो थे तो समाज आंख बंद कर, जैसे मैंने पहले बताया, आज तो आपने मेडिकली बोर्ड बना दिया कि लीगली कानून बनाइए। जो चीज़ें गलत हो रही हैं सरकार मतलब देश में,
तो आप सबके लिए बनाइए कानून, ट्रेन में सब आज मजबूरन तौर पे। और अगर कोई मिसयूज कर रहा है, अगर कोई नकली है, तो आप समाज, मैंने जैसे बताया ना, आप ट्रांसजेंडर, आप किन्नर, हिजड़ा, इनका काउंसिल बनाते, ये बोलते ये गलत है, ये गलत है। एक की आवाज नहीं, आप 10 जन को रखते काउंसिल में, बिल्कुल सही। और डीएम को भी रखते एज अ, है ना, चेयर रखते डीएम को। करेक्ट। एक प्रणाली बनाते तो सेल्फ मॉनिटरिंग कम्युनिटी खुद का करती। क्यों नहीं करेंगे भैया? हम नहीं चाहते कोई नकली हमारा फायदा उठाए, मैं नहीं चाहती हूँ। पर अगर कोई कहे कि मैं किन्नर हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसका सम्मान भी तो करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने डेफिनेशन ही बदल दिया नालसा जजमेंट का। मैं गई थी नालसा में, मैं इंटरवीनर थी, वो जजमेंट में मेरा भी नाम लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में, थैंक्स टू दोनों जस्टिस ने जिन्होंने नालसा जजमेंट दिया। अब इतना बड़ा जजमेंट को आपने किससे आपने कंसल्टेशन किया कि आपने डेफिनेशन को ही राउंड कर दिया? आपने 2 किताबें लिखी और आप तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। पहला मुझे जानना है, आपकी किताबों के बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन ऐसा आपको क्यों लगा कि किताबों को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, जब पहली किताब के बारे में मैं बहुत यंग थी और वैशाली रोडे करके आई मेरे पास कि मैं चाहती हूँ कि आपकी किताब आए। तो मैं बोली तुम तो मुझे बूढ़ी बना दोगी। मैं बोली नहीं लक्ष्मी, इट इज़ कि जिस तरीके से आपने ज़िंदगी जी है ये लोगों के लिए प्रेरणा बिल्कुल सही दायक है। आप अपनी ज़िंदगी को क्या मानते हो? तो मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी को तो फेस्टिवल मानती हूँ, और मेरी ज़िंदगी में जैसे सब रंग हैं, ये मैंने बोला। तो वहाँ से वैशाली रोडे और हमने मिलके मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, ये किताब मराठी में आई। अच्छा, ओके। पहले मराठी में आई थी? पहले मराठी में आई। अच्छा, और मराठी में इसलिए मैं चाहती थी क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई। हाँ। और मैं वो लोग जिन्होंने मुझे एक वक्त पे रास्ते पे चलना मुश्किल किया था, तो वो समाज मेरे पूरे मराठी वक्ता को भी पता चलना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी क्या है। बाद में वो हिंदी में आई, इंग्लिश में आई, गुजराती में आई। गुजराती यूनिवर्सिटी में भी सिखाया जा रहा है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। अभी ब्रेल में 29 को रिलीज़ हुई। वाह। और ओडिया में है। क्या बात। इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिलीज़ करी। वो मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी थी, मेरे बचपन से लेके और मेरे तब तक, मतलब जब तक कि वो है तब तक की मेरी पूरी कहानी थी। बाद में मैंने ऐसे ही बातचीत में मैं बोली द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ लिखे। तो जिस व्यक्ति ने मुझे, जिस पुरुष ने इस धरती पे लाया, वहाँ से शुरू हुई, जिसने मेरा शोषण किया। क्या पता मेरे नारीत्व ने मेरी, क्या पता किसी को मेरी सुंदरता भाई होगी, क्या पता मैंने भी शोषण किया होगा। मैंने सब सत्य लिखा उसमें। मैंने उन नारियों के भी बारे में मेरी ज़िंदगी में जिसका प्रभाव रहा, जिसके, क्योंकि पुरुषार्थ सिर्फ पुरुष में नहीं है, नारियों में भी है। लक्ष्मीबाई में पुरुषार्थ था, है ना, रज़िया सुल्तान में पुरुषार्थ था। कितनी रानियाँ गई हैं हमारे देश में जिनमें पुरुषार्थ था। जितना वीरांगनाएं, फ्रीडम फाइटर्स, इनमें पुरुषार्थ ही था। तो वैसी औरतें जिनकी पुरुषार्थ की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, उनके बारे में भी लिखा उस किताब में मैंने, पर बहुत खुले तौर पे लिखा। मेरा सच कभी पर्दों में नहीं है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, पढ़ने का दम चाहिए। आप में दम है तो मेरी ज़िंदगी पढ़ लो। तो मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनने के बाद भी मैंने अपना सिंगल फ़ोटो डिलीट नहीं किया है, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, कहीं कुछ नहीं। वो भी लक्ष्मी थी, ये भी लक्ष्मी। वो भी सत्य था, ये भी सत्य है। जब मुझे धर्म में बोध हुआ, जब मुझे मेरे वजूद का बोध खुद हुआ सनातन का, मुझे मेरे महाकाल से, मेरे रोम रोम से मुझे प्रेम हो गया, उस चौखट से मेरे भाग खुल गए, तो मैं सनातन में भी आ गई। और जिस पद पे हूँ आचार्य महामंडलेश्वर के, उस पद की गरिमा को भी लेके चलना मेरे को आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चलूँ। कोशिश ही कर सकती हूँ ना, मैं तो मनुष्य हूँ, गलतियों का पिटारा हूँ मैं। पर समाज चित्रगुप्त नहीं है, मेरे चित्रगुप्त वही यमराज वाले हैं जो तुम्हारा भी फैसला करेंगे, मेरा भी फैसला करेंगे।
बहुत सुंदर। तो तीसरी किताब आप जो प्लान कर रहे हो? तीसरी किताब में जब से मैं 2015 से धर्म में आई और 2026 होने जा रहा है, तो वो पूरा जर्नी मुझे लिखना है। ओके। कि कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, कभी कभी सनातन को भी लोग बहुत कटाक्ष करते हैं, हाँ, है ना। सबको लगता है कि जो भी संत महात्मा आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर है, सभी किसी पार्टी किसी से, जरूरी नहीं है। मैं किसी पार्टी लाइन की नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की सदस्य बनी हूँ। अगर बनूंगी, मैं आपके पॉडकास्ट पे बोली ना, मैं खुद की पार्टी बना के खुद की कर लूँगी। नहीं तो कोई मुझे सम्मान से बुलाएगा, मैं उधर जाऊँगी अब, क्योंकि अब ये वक्त आ चुका है। पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी ना। तुम्हारी राजनीति पार्टी है और आप बोलोगे तिलक मत लगाओ, तो भैया तुम राम राम, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। मैं किसी भी कीमत पे अपने संस्कार, अपने धर्म, अपना सनातन, अपनी परंपरा, अपना वजूद खो के मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। ये बार्गेन मुझे मंजूर नहीं है। आज अपने आप को अकेला, कोई किन्नर अकेला पाता है, वो किन्नर समाज तक कैसे पहुंचे, क्या तरीका है वो? आओ, हमारे नंबर सब है ऑनलाइन, हम आपकी हेल्प करेंगे, नए बच्चों की मदद करेंगे। मैं मदद करना, मैं डर से किसी का मदद करना नहीं बंद कर दूंगी। जो मजबूर है, जिसे कोई सहारा नहीं देगा, हम कोशिश करेंगे कि समाज हमारा सहारा दे। कानून आते जाते रहते हैं, पर हमारे समाज की मूलभूत परंपराएं कि बेसहारे को सहारा ज़रूर देना है। हमारे किन्नर समाज, हिजड़ा समाज में एक परंपरा है कि कोई आधी रात को भी आए तो घर में खाना जरूर खाएगा। चाहे तुम अपने घर से खा के आओ, भैया 2 रोटी तो खा के जाओ, 2 निवाले खा के जाओ, पर खा के जाओ। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने सिखाया है। हम जात पूछ के न मांगते हैं, कहते न जात पूछ के भात नहीं खाना चाहिए। ना हम जात पूछते, ना धर्म पूछते। भैया हमें कभी मुसलमान भी देता है, सिख भी देता है, ईसाई भी देता है, यहूदी भी देता है, सनातनी तो देता ही देता है। हम तो सनातनी हैं, सनातनी देते ही हैं। तो ऐसे कौन से बदलाव, अगर 4-5 बदलाव आप जो चाहते हैं, जो अभी हुए हैं, ये बदलाव होने चाहिए एज फाइनल योर वर्ड्स? देखो, फाइनलाइजेशन आज भी मैं, अमित जी, डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने ये नहीं कहूँगी। मैं चाहूँगी आज भी आपके, मतलब आपके इतने लोग हैं, काश आपका जो ये पॉडकास्ट है ये सरकार भी सुने, कि हमें बुलाया जाए, आप अपनी कहें और हमारी सुने, बीच का रास्ता निकालते हैं ना। मैं नहीं चाहती कि मैं मेडिकल बोर्ड के सामने जाऊँ, ना मेरा समाज। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे क्रिमिनल बनाओ। हाँ, कोई गलत यूज कर रहा है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। कोई मिसयूज कर रहा है तो उस व्यक्ति विशेष के लिए कानून बनाइए। आप कम्युनिटी मॉनिटरिंग रखिए, पूरे ट्रांसजेंडर्स के काउंसिल बनाइए। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, एक बायस होगा, 4-10 जन तो बायस नहीं होंगे ना। हाँ, करेक्ट। मुझे आपसे नफरत है तो मैं तुम्हारा नेगेटिव बोलूंगी, पर जो 10 मेरे साथ बैठे होंगे या 5 बैठे होंगे, वो तो उसमें ये करेंगे। डेमोक्रेटिक रखिए, डीएम को पावर दीजिए। अब ये शब्द क्या कह रहे, ल्योरमेंट। ये तो मैं किसको ल्योर करूंगी? अरे भैया, हम तो दुआ करते हैं या आंचल फैला के किसी का बच्चा ना किन्नर बने। इतनी दुख भरी जिंदगी कोई ना जाए, इस दुनिया में ना आए, तो हम किसके बच्चों को क्या ल्योरमेंट करके उसको किन्नर बनाएंगे? क्यों भैया बनाएंगे? ऐसे ही आबादी इतनी बढ़ रही है हमारे समाज की, और बना के हम जहाँ 4 जन मिल्क बांट के खा सकते हैं, हम 5वें को मुंह क्यों तैयार करें? और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन इंटरसेक्स बच्चे हमारे समाज में हैं, जो इंटरसेक्स बच्चे जिन्होंने आगे बढ़ के ये डिसाइड किया कि वो लड़के हैं। लाखों में 1-2 बच्चा पैदा होता है इंटरसेक्स। मतलब डेफिनेशन हमसे समझिए तो। अब गोपी एक्टिविस्ट हैं, वो अपने आप को वो लड़के में ही रहते हैं। बहुत सारे, अब वो तो एक्टिविस्ट हैं, इसके लिए मैंने उनका नाम ले लिया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास।
उन बच्चों के लिए, इंटरसेक्स के माँपेट के बारे में आप बोल रहे, इंटरसेक्स बच्चों के बारे में आप उनके हेल्थ के बारे में करते, रिसर्च करवाते, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आप बात करते। जब 3-4 साल का बच्चे को 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो सकते, तो कितना पैसा किन्नर समाज लगाता है उन बच्चों के पीछे। मांग के ही तो लाते हैं हम, अपने श्रृंगार में से निकाल के 1-1 रुपया जो जोड़ा हुआ है वही तो लगाते हैं। समाज के आगे तो कटोरा लेके नहीं जाते। तो मैं तो चाहती हूँ कि सरकार पहले सुने, अगर नहीं सुनेंगे तो मैं सड़क पे लड़ूंगी, मैं सोशल मीडिया पे लड़ूंगी, मैं कोर्ट में लड़ूंगी, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। मार डालो मुझे, मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं कह रही हूँ ना, आज मेरा नारा एक ही है, इंग्लिश में मैं कहती हूँ, सेव अस फ्रॉम द सेवियर्स, प्लीज सेव मी फ्रॉम द सेवियर्स। मेरे समाज के पास दिमाग है, मेरे समाज के पास अपनी ज़बान है, मेरे समाज के पास सब कुछ है, हमसे पूछो तो सही। आई एम श्योर अबाउट इट। आपकी जो लड़ाई है ये सभी की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक समाज की, बल्कि एक ह्यूमैनिटी की। जहाँ पर जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं, स्पेशली जब भारत जैसे देश में हम हैं, जहाँ पर बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई सुनने वाला कौन है, फिर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितना भावुक मैं हूँ, जितनी चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, आई एम श्योर सब लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि सीधा आपसे आ रही हैं, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार मुझे क्या लगता है इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, आवाज़ की ज़रूरत होती है। और मुझे सच में लगता है वो आपकी आवाज़ है, और वो बहुत लोगों तक पहुंचेगी। और जहाँ पर भी इस बदलाव की जो ज़रूरत है, मुझे यकीन है इस बात का कि जो किन्नर समाज है, जड़ा समाज है, ये इन सब को, ट्रांसजेंडर समाज है, ये सभी लोग, जो मैं मिस भी कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन सब तक ये आपकी आवाज़ एज अ रिप्रेजेंटेटिव होकर देश तक, देश के लोगों तक, सरकार तक भी पहुँचेगी। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, वो सारे सॉल्यूशन हमें मिल पाएंगे जो आज हम ये थोड़ा सा चहल पहल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जो शायद नहीं होना चाहिए था। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जैसा आपने कहा कि कोई ना कोई आप जैसा कोई लीडर होना चाहिए जो पॉलिटिक्स में आए, अपनी आवाज़ रखे, ताकि मुझे लगता है तब हम ये कहेंगे कि ये इक्वल है, ये बराबरी पर हैं, ताकि कोई जहाँ मेल है फीमेल है, आपका होना वहाँ प्रेजेंट ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं है ना, तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कोई और जेंडर का पर्सन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वो जो ऐसा आपने बताया ना कि वो छोटी, कौन बता रहा है, ये कहाँ से क्लैरिटी आ रही है, शायद वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये, और कई बार मुझे क्या लगता है ना कि जब ये उथल पुथल होती है ना, इसका बहुत बड़ा कारण होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि जब वो बदलाव आएंगे ना, तो जैसे आप बाहर आएंगे, आप लोगों के सामने आकर वो जैसा आपने कहा एक पार्टी बनाएंगे या कुछ तो बनेगा, जहाँ के बाद मुझे लगता है जीवन सभी का और आसान होगा। तो आई फील ब्लेस्ड कि आज आपसे मुलाकात हुई, इतने करीब से आपको छुआ, आपको देखा, और एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये आवाज़ हम सबकी आवाज़ बन के बहुत लोगों तक पहुँचेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स।